वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है और उसके साथ हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स को कवर किया था। आज हम अपने लेक्चर के अंदर शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है और उसके साथ साथ देखेंगे कि एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो सबसे पहले ये न्यूक्लियस हो गया हमारे पास, सर्कुलर ऑर्बिट्स या पाथ या स्टेशनरी स्टेट्स हम बोल सकते हैं इनको। ये बोला था सबसे पहले मैक्स बोर ने ही बोलता है कि न्यूक्लियस होगा, उसके चारों तरफ हमारे पास क्या होंगे, सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे या स्टेशनरी स्टेट्स होंगी और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करता है। ये फर्स्ट स्टेट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट। ये ऐसा था, इसका नेचर हम लोगों ने कैसा लिया था इनिशियली, पार्टिकल नेचर। फिर इसके बाद हमारे पास आया था डी ब्रोगली ने बोला कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में तो है यहां पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा था, ये वेव नेचर भी दिखाएगा, यानी कि यहां पे ये पार्टिकल ना होके वेव की तरह रहेगा। और हम लोगों ने देखा था कि पहले कि अगर हम इसके अंदर वेव नेचर दिखाएं तो कैसा दिखाएंगे कि एक, और इस सर्कुलर जो ऑर्बिट है हमारे पास, इसके अंदर अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसके अंदर फर्स्ट वाले के अंदर हमारे पास केवल एक ही वेवलेंथ, कंप्लीट वेवलेंथ आ सकती है। ये ऐसा था। अगर इसी को हमने राउंड किया, बाउंड्री स्टेशनरी स्टेट ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर ये कंप्लीट वेवलेंथ आएगी फर्स्ट स्टेट के अंदर, तो फिर हमने देखा था कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अंदर अगर इसको हम जो स्ट्रिंग है अटैच, इसके ऊपर ये स्टेशनरी क्या थी, वेव थी, अगर इसको हमने क्लोज कर दिया था तो क्लोज करने से हमारे पास इसको फिर हमने क्या किया, इस तरीके से थोड़ा सा क्लोज किया, राउंड अप किया, तो ये एक वेव आ गई थी हमारे पास इस तरीके से। फिर और दोनों को जब हमने क्लोज कर दिया तो हमारी जो वेव बनी थी यहाँ पर, तो कैसी वेव बनी थी, इस तरीके से। तो ये स्ट्रिंग है मेरी बीच में, तो इस तरीके से हमारी क्या बनी थी, कि एक कंप्लीट वेव बनी थी, ये वेव। तो इस एक कंप्लीट वेवलेंथ वाली, जिसकी एक वेवलेंथ है, केवल एक ही वेवलेंथ है यहाँ पर, लैम्डा है हमारे पास, इसको हमने जब सर्कुलर पाथ में दिखा, इसका मतलब ये जो बीच वाला है ये सर्कुलर पाथ है हमारे पास। ये डॉटेड से किस लिए दिखाया है, क्योंकि अगर ये ऐसा होगा तो ये क्या होगा, इसका क्रस्ट एंड ट्रफ बनेंगे, क्योंकि ये वाइब्रेट करेगी हमारे पास इस तरीके से, तो कंप्लीट। तो अब हम यहाँ पे, ये फर्स्ट था, इसके अंदर वन वेवलेंथ आ सकती थी, इसमें कितनी 2 लैम्डा आएगा, इसमें कितना आएगा 3 लैम्डा। तो अब हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पार्टिकल की जगह ना दिखाकर किसकी तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेव की तरह। देखो तो ये एक फर्स्ट था, तो फर्स्ट न्यूक्लियस था हमारे पास, इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूं, न्यूक्लियस हो गया। ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल हो गई थी। अब इसके अंदर इस एक इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की जगह ना देखें, इस तरीके वेव के फॉर्म में दिखाए, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके। तो वेव कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से। ये एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोगों ने वेव के रिस्पेक्ट में दिखा रखा है। इसका मतलब यहां से ये इसका पाथ है, स्ट्रिंग थी जिस तरीके से सर्कुलर पाथ में फिक्स हो गया कि इसी के ऊपर ये क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, यहीं पर ये वेव रहेगी हमारे पास, स्टेशनरी जो वेव है ये इस तरीके से होगी। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक हमारे पास इसका वेव फंक्शन है, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन है, एक वेव है, तो उस वेव का क्या एग्जिस्ट करेगा, एक वेव फंक्शन। उस वेव फंक्शन को हमने क्या किया था, साई से रिप्रेजेंट किया था। हमने कवर किया था कि सारी इंफॉर्मेशन इस वेव के बारे में या इस इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी एनर्जी क्या है, मोमेंटम क्या है, वो इस वेव फंक्शन में छुपी हुई है। और उसको निकालने के लिए हमें इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेटर्स लगाने पड़ते हैं, तो उससे हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती।
तो ये था। तो इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक हमारे पास इसका वेव का एक वेव फंक्शन है, क्योंकि वेव यहां से यहां तक हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, क्रस्ट एंड ट्रफ, ऐसे ये क्रस्ट ये ट्रफ इस तरीके से हो गया। तो यहां पर ये फर्स्ट के अंदर यानी कि इस फर्स्ट सेल के अंदर हमने इस एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाई, एक इलेक्ट्रॉन है जो यहां पर ऐसा उसका वेव फंक्शन है, यानी कि यहां पे एक वेव की तरह है और उस वेव को हमने ऐसा रिप्रेजेंट किया। फिर हमने देखा कि इसके अंदर हमारे पास 2 वेवलेंथ्स आती हैं। 2 वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास इसकी ऐसा 1 कंप्लीट, ये 2 वेवलेंथ, यहां से यहां तक एक वेवलेंथ हो गई, यहां से यहां तक हमारे पास कितनी हो गई, ये सेकंड वेवलेंथ हो गई। तो अब इसको एक इलेक्ट्रॉन को हमारे पास क्या किया, इसके अंदर करने के लिए हम लोगों को जब सर्कुलर किया तो इस वाले को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले को हम रिप्रेजेंट करते थे ऐसा कि सर्कुलर हो। ये तो स्ट्रिंग के ऊपर एक वेव दिखाई थी हमारे पास, और अगर ये इसको हमने क्लोज कर दिया इस तरीके से, ये स्ट्रिंग हो गई, ये बीच वाली स्ट्रिंग हो गई, और इसके लिए हम लोगों ने दिखाया जब वेव बनाए इसको तो इस तरीके से हमारे पास आई थी। इसका मतलब क्या है, अब इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास जो वेव है, अगर इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड, ये वाला सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट के अंदर अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे, ऐसा, ये एक वेव हो गया कि एक वेव सेकेंड। इसके बाद हमारे पास थर्ड वाले के अंदर हमारे पास 3 वेवलेंथ आती थी कि इसके अंदर कंडीशन ही ऐसी थी, इसके सर्कमफेरेंस में 3 कंप्लीट वेवलेंथ इंटीग्रल मल्टीपल क्या होंगे, फिक्स हो जाएंगे हमारे पास। तो 3 वेवलेंथ्स के लिए हमारे पास कैसा दिखाया था, ऐसा 2 यहां से यहां तक 1 2 3। तो यहां पर इसके बाद हमने क्या किया था, 3 वाले को, और 3 वाले को हमने कैसा रिप्रेजेंट किया था, इस तरीके से। इट मीन्स अगर मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन को दिखाऊंगा इसके बाद नेक्स्ट, तो ऐसे ही हमें ये दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, इसके बाद जो हमारा थर्ड ऑर्बिट है, यहां से थर्ड सेल, क्योंकि इसको हम बोल देते थे के सेल, एल एम, तो इसका मतलब यहां पर के के अंदर ऐसा था, इलेक्ट्रॉन को ऐसे वेव की फॉर्म में दिखाया, एल के अंदर वेव को ऐसे दिखाया, एम के अंदर जब हम दिखाएंगे तो ऐसा करके दिखाएंगे 3। अब देखो, ये तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट किया हुआ है वेव की फॉर्म में। फिर हम लोगों ने देखा था क्वांटम नंबर्स की हेल्प से, जब हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सोल्व किया, फिर हमें पता चला कि हमें वहां से कुछ कांस्टेंट मिले, जिन कांस्टेंट को हमने क्या बोला था, क्वांटम नंबर। फिर बोला कि इस के सेल के अंदर जिसकी एन की वैल्यू, के के लिए एन की वैल्यू क्या थी, के सेल, एल सेल, एम सेल था हमारे पास, तो के के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उसकी वैल्यू, एन की वैल्यू क्या थी, यहां पर एन की वैल्यू 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। फिर हमें पता चला एजीम्यूटल क्वांटम नंबर एल, जो बताता है कि इसके अंदर क्या होंगे, हमारे पास सब सेल्स होंगे, लेकिन इसके अंदर यहां पर कितना होता है हमारे पास, L की वैल्यू 0, यहां पर L की वैल्यू 0 और 1, यहां पर कितनी होती थी 0, 1 एंड 2। फिर हमें पता चला 0 तो उसको मैं s ऑर्बिटल बोलता हूं, 0 के लिए s, 1 के लिए p, 0
P एंड D। लेकिन ये कौन सा है 1s का, क्योंकि ये 1 के अंदर जो ऑर्बिटल होगा 1s, इसके अंदर 2 सबसेल होंगी हमारे पास 2s और 2p, यानी कि p कौन सी सेकेंड सेल वाला सबसेल। फिर यहां पर क्या हो गया, ये s था, जीरो वैल्यू s के लिए, तो ये 3s 3p 3d। इसके अंदर हमारे पास क्या हो गए, इस तरीके से हमने क्वांटम नंबर्स में देखा कि इसके अंदर क्या होंगे, हमारे पास सबसेल्स प्रेजेंट होंगे। और ये 1s को हम ऑर्बिटल बोल देते हैं। इस p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। फिर हमने m की वैल्यू देखी थी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, उसने हमें बताया कि इस यहां पर m की वैल्यू 3 होंगी, -1 0 +1, जिसको हमने px py and pz बोला था। किसके अंदर, p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे, px py and pz। अब देखो यहां से हमने इलेक्ट्रॉन दिखाया, इलेक्ट्रॉन का एक वेव फंक्शन है साई। इसका मतलब है कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है और उस तरीके से हमने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ऐसा किया, फिर हमें जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन बोली थी, जो मैक्स बोर था, उसने हमें बताया था कि साई हमें कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि अगर एक वेव हो, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक वेव होगी, अगर एक वेव होगी तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अब हमें क्या निकालते हैं, और वेव के रिस्पेक्ट में केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते कि वो कहां पर हो सकता है, उसकी पोजीशन नहीं निकाल सकते। और हमने क्या किया था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इस जो साई की वैल्यू आई थी उसको स्क्वायर कर दिया था, कि हम साई को स्क्वायर कर दें। क्यों, क्योंकि यहां पर साई की वैल्यू पॉजिटिव है और यहां पे साई की वैल्यू कैसी थी, नेगेटिव, क्योंकि ये साई की वैल्यू डिस्टेंस के साथ है कि हम जितनी डिस्टेंस पे जाएंगे ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, नीचे नेगेटिव। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, वो नेगेटिव नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। इसलिए क्या किया था, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो इसकी वैल्यू है हर पॉइंट पे हमने उसको स्क्वायर कर दिया, और ऐसा करने से हमारे पास क्या आ गई थी, उसकी प्रोबेबिलिटी, कि जहां पर पॉजिटिव है उसकी स्क्वायर करने से उसकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा हो गया था, साई स्क्वायर का था ग्राफ ये। और अब ये जो नेगेटिव थी ये भी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें पता चल गया कि यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा तो उसकी एक ही टाइम पे वो सभी जगह पे प्रेजेंट है, सभी जगह पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ना हो के सभी जगह, और सभी जगह पे होगा। जैसे क्लोज रूम के अंदर हमने एक स्टूडेंट का एग्जांपल किया था, तो सभी जगह में दिखाना पड़ेगा। अब देखो हमें क्या पता चल गया था, इसमें भी जैसे प्रोबेबिलिटी यहां पर ये साई की वैल्यू, यहां पर साई की वैल्यू ये जो हमने बनाई इलेक्ट्रॉन की वेव के फॉर्म में, तो ये साई की डिफरेंट वैल्यू है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। अब हम इनको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से हमें क्या पता चला कि अगर हमने फर्स्ट सेल की हम बात की तो ये हमारे पास जैसे न्यूक्लियस आ गया। अब इस न्यूक्लियस के पास में ही हमारे पास फर्स्ट सेल था, इसमें वेव था। अब हम प्रोबेबिलिटी के लिए करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या, देखो एक्चुअली आप ध्यान से देखना बच्चे, जो एक दिखने में तो हमने एक प्लेन सर्कुलर लाइन लगा दी एक टाइप से इस तरीके से कि ये एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। लेकिन अब इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उसको वेव की फॉर्म में दिखाया, तो देखो ये ऐसा दिखाई दे गया इस तरीके से। इसका मतलब क्या हो गया कि दिखने में कि जो हमने एक सर्कुलर ये पाथ बता दिया, स्ट्रिंग बता दिया, इसके रिस्पेक्ट में ही हमारा ऊपर नीचे जा रहा है। कहने का मतलब कितना डिस्टेंस कवर हो गया, यहां से लेकर यहां तक, ऐसा ये वाला इतना, और फिर ऐसी साइड में चलेंगे तो ये वाला, कि इतने में उसका साई की वैल्यू एग्जिस्ट करती, तो इतने में उसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हो सकती है हमारे पास, यानी कि इसके अंदर सभी जगह उसकी होने की टेंडेंसी है। तो उसके प्रोबेबिलिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऐसा ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है इस एक सर्कुलर पाथ को, जिससे हमने एक ऐसा दिखा दिया। इसमें हमने इतना बड़ा एरिया करके दिखाया हुआ है एक टाइप से इतने, लेकिन इस सिंपल सा कि जो इसकी जो स्ट्रेट लाइन है कैसी, यही इसको हमारे इतना एरिया टाइप रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हमने देखा क्योंकि इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सबसेल्स हैं, सबसेल्स के अंदर हमारे पास फिर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने देखा था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता था, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो ओवरऑल की अब इसके अंदर सबसेल्स हैं, सेल के अंदर सबसेल्स में फिर ऑर्बिटल्स हो गए, तो उनको इस एक को इस वे से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये कैसा हो गया, क्या 1s को हम बोलते हैं। अगर हमने 2s के लिए बोला तो ये न्यूक्लियस हो गया हमारे पास। न्यूक्लियस के जस्ट पास में हमारे पास फर्स्ट सेल थी, उसके अंदर अगर हमने एक ऑर्बिटल बनाया हमारे पास 1s, तो ये 1s रिप्रेजेंट कर रहा था। अब हमने 2s के लिए देखा, तो देखो
यहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा था, फिर यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता हमारे पास, फिर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है कि यहां पर अब बीच में नहीं करेगा, इसका मतलब यहां पर बीच में नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन हमारे पास। ऐसे ही जब हमने वेव के रिस्पेक्ट में देखा तो यहां पर एक ये वेव थी, फिर ये सेकंड वेव, लेकिन इन दोनों वेव के बीच में ये कुछ ऐसा एरिया है जहां पर हमारे पास साई की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। साई नहीं करे तो वहां पे वेव एग्जिस्ट नहीं करेगी, वेव नहीं करेगी तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब यहां पर सेकंड के अंदर हमने जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, साई और साई की वैल्यू स्क्वायर किया तो हमें प्रोबेबिलिटी निकली, और प्रोबेबिलिटी ऐसे निकली कि बीच में हमारे पास कुछ ऐसा एरिया आया कि जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था। तो इस एरिया को हमने बोल दिया नोड। नोड का मतलब क्या है? जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं। और ऐसी जगह पे इस नोड को हम बोलते हैं रेडियल नोड। रेडियल नोड, क्योंकि अब ये जो हमने देखा है कि यहां से हमने बोला कि ये 2 सेंटीमीटर पे 0, तो 2 यहां पे भी 0 होगी, 2 सेंटीमीटर इसमें भी 2, यानी कि न्यूक्लियस के डिस्टेंस, न्यूक्लियस से हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं रेडियल नोड। यानी कि रेडियल नोड कैसी है? एक ऐसा एरिया है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। तो रेडियल नोड हम क्या बोलते हैं? These are the area where radial wave function becomes 0। कि यहां पे रेडियल वेव फंक्शन का मतलब है यहां पे साई एग्जिस्ट नहीं करेगा। साई एग्जिस्ट नहीं करेगा तो साई स्क्वायर भी 0 होगा, साई स्क्वायर 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी कैसी हो जाएगी? 0। और ये क्या आता है? रेडियल वेव फंक्शन को भी हम डिफाइन करेंगे। क्या होता है ये? हमें बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो अब हमें पता चला कि जब हमने सेकंड बनाया तो यहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0, लेकिन ऐसे जब हम सेकंड से थर्ड में जाएंगे तो यहां पे भी बीच में एक एरिया जहां पे हमारा कोई ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा और कोई वेव नहीं करेगी। तो जब हम ऐसा ही 3s के लिए बनाते तो सबसे पहले क्या था? न्यूक्लियस। ये इनिशियल यहां पे प्रोबेबिलिटी दिखाई, क्योंकि 3 पे जाने के लिए हमारे पास k सेल था, ये हमारे पास l सेल के अंदर प्रोबेबिलिटी थी। फिर क्या हो गया? थर्ड के लिए ऐसा। ये हम स्क्रोडिंजर वेव में कर चुके हैं। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन हमने किया था तो हम बताते थे कि वेव के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, क्योंकि यहां पे कहीं पर भी हो सकता था इस एरिया में। तो देखो यहां पे कितनी नोड्स हैं? यहां पे 2 रेडियल नोड्स आ गई, 2 रेडियल नोड्स। किसके लिए? 3s के लिए, क्योंकि यहां पर देखो ये k था, एक नोड यहां पर, दूसरा यहां पे प्रोबेबिलिटी, तो ये 2 आ गई। फिर हमने देखा कि यहां पर अगर हम एक फॉर्मूला बनाए तो रेडियल नोड्स का एक फॉर्मूला हो गया, रेडियल नोड्स के लिए एक फॉर्मूला हो गया n-l-1। n क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजीम्यूटल क्वांटम नंबर। तो देखो क्या हुआ, n-l-1, उससे हमें पता चलेंगे कितनी नोड्स आ जाएंगी, रेडियल नोड्स। कैसे हुआ? n की वैल्यू यहां पर कितनी है? 1। तो देखो क्या हुआ, 1। l की वैल्यू s के लिए होती है 0, फिर -1, तो कितना? 0। तो इसका मतलब कोई रेडियल नोड नहीं थी। 2s में क्या किया? n की वैल्यू कितनी है? 2। s के लिए क्या होता है? l की वैल्यू 0, -1 तो कितना हो गया? 1। तो कितनी रेडियल नोड? 1 आ गया। 3s में क्या किया? n की वैल्यू 3,
s की वैल्यू 0, -1 तो कितना 2, तो 2 ही रेडियल नोड्स हमारे पास आ गया था। ये था हमारे पास s के रिस्पेक्ट में जब हम करते हैं, क्योंकि s स्फेरिकल होता है और ये हमें बताया था जो हमारे पास कैसे शेप होगी हमारे पास, ये हमें पता चला था क्वांटम नंबर से, क्योंकि जो फर्स्ट है वो साइज बताता था, दूसरा जो एजीम्यूटल था वो हमारे पास क्या बताता था, एल की वैल्यू से हमें बताता था उसकी शेप कैसी होगी। तो हमें पता चला था जब एल की वैल्यू 0 होती तो स्फेरिकल होते, तो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही हमारे पास अब आता है p ऑर्बिटल। अगर हमने 2p को, क्योंकि 1 के अंदर तो देखो p होता ही नहीं है, ये हमने क्वांटम नंबर से किया था, किसके अंदर केवल 1s रहेगा, इसमें 2s 2p, इसमें 3s 3p और 3d एग्जिस्ट करेंगे। तो अब हमने जब 2p के लिए बनाया, 2p के लिए तो क्या किया, इसकी l की वैल्यू कितनी होती है, देखो 2p, तो p के लिए ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 1 और l की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास उसकी शेप होती है डम्बेल। डम्बेल जब हमने शेप की तो इस तरीके से बनाया, इसको हम ऐसा बनाते हैं, देखो तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी, इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी वाला एरिया बनता है इस तरीके से हमारे पास बनता है। अब देखो अगर हमने यहां पे ये निकाला क्या रेडियल नोड होगी यहां पर, तो n की वैल्यू कितनी है, देखो 2 माइनस n की वैल्यू 2 थी यहां पर, l की वैल्यू 1 होती, -1 0, तो कितनी रेडियल नोड, 0 रेडियल नोड, कि यहां पे कोई रेडियल नोड नहीं होगी। लेकिन यहां पर एक प्लेन लगता है हमारे पास ऐसा कि जहां पर बीच में यहां पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो इस वाले प्लेन को हम बोलते हैं एंगुलर नोड या एंगुलर प्लेन, एंगुलर नोड बोलते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, लेकिन एंगुलर नोड या एंगुलर क्या हो गया, प्लेन हो गया यहां पर ये, तो ये एंगुलर प्लेन क्या हो गया, यहां पर हमारे पास बोलते हैं एंगुलर वेव फंक्शन 0 होता है, एंगुलर वेव फंक्शन बिकम्स 0, therefore probability of finding electron is also 0, finding electron is also 0। तो देखो यहां पर क्या हो गया, दो टाइप के नोडल एरिया हो गए या नोड्स हो गए, एक रेडियल नोड आ गए जो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बताता है, दूसरा हमारे पास क्या गया एक एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड में हम लिखते हैं कि दीज आर द एरिया वेयर एंगुलर वेव फंक्शन बिकम्स 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या था, रेडियल वेव फंक्शन, यहाँ पे क्या था, एंगुलर वेव फंक्शन। तो जब इसकी वेव फंक्शन साई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। क्यों हुआ, देखो अब इस एंगुलर प्लेन के लिए हमारे पास एंगुलर नोड के लिए एक फॉर्मूला हो जाता है, एंगुलर नोड का एक फॉर्मूला है हमारे पास L, केवल जितना एजीम्यूटल क्वांटम नंबर की वैल्यू रहेगी उतना ही हमारे पास एंगुलर नोड्स आएंगी। तो यहाँ पे क्या देखो L की वैल्यू 2p के लिए कुछ भी हो तो p के लिए L की वैल्यू कितनी है, p के लिए L की वैल्यू 1, तो 1 है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर कितने एंगुलर नोड हो जाएंगे, केवल 1। तो एंगुलर नोड 1 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 से हमारा आंसर मैच कर गया कि यहाँ पर एक एंगुलर नोड आ गया। ऐसे ही अगर हमने d का बनाया, देखो d, तो d ऑर्बिटल मेरे पास यहाँ पर किस में एग्जिस्ट करता है, मेरे पास थर्ड वाले में, जिसको हमने भी बनाया नहीं। अगर थर्ड वाले को बनाएंगे तो इस तरीके से बनाना पड़ेगा डायग्राम। और अब देखो जब d का बनाते तो d की हमारे पास डबल डम्बल शेप आती है, अगर हमने बोल दिया 3d। अब देखो और इसको ऐसा दिखा सकते हो, z एक्सिस में दिखाएंगे तो ये pz है, x में दिखाएंगे तो ऐसे ही, इसको हॉरिजॉन्टल में दिखाएंगे तो px, अगर ऐसा दिखाया तो क्या हो जाएगा, py। अब 3D के अंदर हम लोगों ने डबल डम्बल के अंदर ऐसा बनाते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है हमारे पास, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। अब देखो अगर हमने इसका पहले रेडियल नोड निकालना, रेडियल नोड, तो रेडियल नोड के लिए क्या किया, n माइनस एल माइनस 1, तो n की वैल्यू 3, d के लिए l की वैल्यू होती है 2,
तो 3 - 2 - 1 कितना 0। इसका मतलब रेडियल नोड नहीं आएंगे, लेकिन यहां पर L की वैल्यू 2 है, तो जितने L होते हैं LU उतनी हमारे पास क्या होते हैं एंगुलर नोड या एंगुलर प्लेन, एंगुलर नोड्स आ गए यहां पर। तो यानी कि ऐसे दो प्लेन आएंगे जहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। तो यहां पर एक तो ये प्लेन होता है इस तरीके से, ये बीच में यहां से जहां पे प्रोबेबिलिटी 0 है, और ऐसे ही एक ये प्लेन एग्जिस्ट करता है बच्चे यहां से। तो आपको पता होना चाहिए जब हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अगर एक ऑर्बिटल वहां पर है तो वहां पर सभी जगह पे इस हमारे सेल के अंदर या सब सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो जहां पर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की 0 होती है उसको हम बोलते हैं नोड। तो नेट दो टाइप की होगी, रेडियल एंड एंगुलर। तो रेडियल के लिए फॉर्मूला होता है n - L - 1, और हमारे पास एंगुलर के लिए होता है केवल L की वैल्यू, जितनी उसकी L की वैल्यू होगी। अब वो चीज 4D हो, 5D हो, 6D हो, तो सभी के अंदर D के अगर मैंने बना दिया तो कितने एंगुलर नोड आएंगी 2 आएंगे। अब क्या हुआ देखो, फिर वहां पे हमारे पास रेडियल आ सकती हैं। तो अब टोटल नोड्स के लिए हम बात करते हैं, टोटल नोड्स। तो टोटल नोड्स हमें वैल्यू दे देता है n - 1। तो जो n की वैल्यू होगी प्रिंसिपल काउंटर नंबर, उसके अंदर से 1 माइनस कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, इसके अंदर हमारे पास रेडियल नोड्स भी आती हैं प्लस एंगुलर नोड्स। इनको अलग अलग फॉर्मूले से निकालते हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू आएगी ये दोनों का सम हो सकता है। रेडियल के लिए हमने देखा कितनी होंगी, फिर n - L - 1, और इसके लिए क्या देखा L की वैल्यू। तो 3D के अंदर टोटल नोड्स कितनी हो सकती थी 3 - 1, क्योंकि माइनस तो 2। अब हमें नहीं पता 2 रेडियल है या एंगुलर है, फिर हम लोगों ने इसमें वैल्यू पुटअप की तो हमें पता चला कि कितनी नोड्स होंगी। तो ये हमारे पास क्या होती है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, जो हमें लास्ट में पता चला था जब हमने क्वांटम नंबर्स को सोल्व किया। क्वांटम नंबर्स हमें मिले स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से, और इलेक्ट्रॉन को हमने वेव के रिस्पेक्ट में दिखाया, और वहाँ से उसको साई मिला, उसका एक वेव फंक्शन मिला, और उसका जब हमने स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला, उसकी प्रोबेबिलिटी मिली। उस प्रोबेबिलिटी को हमने इस वे से रिप्रेजेंट किया है, और ये प्रोबेबिलिटी स्फेरिकल होगी, डम्बल होगी, ये हमें एजीम्यूटल क्वांटम नंबर ने बताया। और कौन सी डायरेक्शन होगी उसकी, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड में है, ये किस डायरेक्शन में, ये हमें बताया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में। तो ये था शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। इसके बाद हमारे पास, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कि रेडियल नोड्स क्या होंगी या एंगुलर नोड्स क्या होंगी। अभी हम कवर करेंगे कि एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है और रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है। इसके बाद हमारे पास आता है वेव फंक्शन ऑफ एटम। देखो क्या किया, तो हम यहां पे लिखते हैं द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन gives the value of psi, gives the value of psi associated with different energy levels। तो कहता है सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, क्योंकि हम लोगों ने जो एटम की स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए, एटम के लिए हमने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वेव नेचर था, और वेव नेचर था तो हमें एक वेव फंक्शन चाहिए था जो वेव को डिस्क्राइब करे, और उसका अब वो साई का हमें पता होना चाहिए। तो हमें साई पता चला था जब हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को क्या किया था, सोल्व किया था। तो उससे हमें साई से वैल्यू मिली, साई की वैल्यू मिली, और उस साई से ही हमें सारी इंफॉर्मेशंस मिली। तो ये बोला कि हमारे पास जितना भी हमने बोला था कि न्यूक्लियस होगा इनिशियल स्टेट में, फिर उसके पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे, ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर अलग अलग वेव होगी, और वेव है तो उनका अलग अलग साई की वैल्यू होगी, क्योंकि पहले तो कम एनर्जी, दूर है तो और ज़्यादा एनर्जी, और ज़्यादा एनर्जी, तो साई की अलग अलग वैल्यू रहेंगी, तो एसोसिएटेड विद डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। अब हमने क्या बोला, तो जो वेव इक्वेशन को हम जो वेव है उसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इस साई को बोला कि अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करें तो हम लिखते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स।
तो देखो हम क्या बोलते हैं, हम इसको साई के साथ फंक्शन को केवल ऐसा ना लिखकर हम ऐसा लिखते हैं आर थीटा एंड फाई, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये कंप्लीट वेव फंक्शन हो गया। इसको हमने ऐसा लिखा, आर क्या था, क्योंकि आर हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखेंगे, यहां पर हम क्या देखेंगे, एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे। दो एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, एक थीटा और एक फाई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल होगा, अगर वो एक न्यूक्लियस बीच में और एक यहां पर होगा, तो उसको उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कितने डिस्टेंस के ऊपर है और उसकी पोजीशन क्या है, तो हमें वहां पर 3D के अंदर 2 एंगल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हमें 3 ये कोऑर्डिनेट चाहिए कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में और 2 एंगल होंगे, तभी हम उसकी पोजीशन को बता सकते हैं कि कितनी पोजीशन के ऊपर होगा। क्या हुआ, देखो ये 3 किस लिए लिखा, मान लेते हैं कि मेरे पास 2D है, तो 2D के अंदर ऐसा हो गया, अगर एक एटम यहां पर है मेरे पास, ठीक है, तो इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मेरे को यहां पर एक तो डिस्टेंस कि कितने डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे, तो अगर हमने बोल दिया 2 मीटर, तो ये 2 मीटर तो हो गया इस तरीके से 2 मीटर। देखो 2 मीटर इधर भी हो सकता है, 2 मीटर इधर भी हो सकता है, न्यूक्लियस से 2 मीटर इधर भी हो सकता है। तो एक तो मेरे को क्या कर दिया, 2 मीटर मैंने बोल दिया डिस्टेंस, लेकिन दूसरा क्या करूं, एंगल, क्योंकि यहां पे 30, 60, यहां पर 80, और बोल दिया कि 30 डिग्री के ऊपर, कितने पे, 30 के ऊपर, न्यूक्लियस से 30 पे 2 मीटर पे है, तो ये 2D के अंदर इस तरीके से। ये इस पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मेरे को 2 डिस्टेंस चाहिए थे, एक आर से एक वाई, लेकिन फिर हम बता नहीं सकते थे कि कितनी दूर पे, क्योंकि आर से बोला कि अगर एक्स एक्सिस है, एक्स पे हमने बोल दिया क्या कि 2 मीटर पे, x पे 2 मीटर, तो यहां से यहां पे 2 मीटर इधर चले गए कि यहां पर है। अब वो यहां पर y के रिस्पेक्ट में बोल दिया कि y पे क्या होगा, y पे 1 मीटर, तो यहां पे 2 मीटर और यहां पे क्या है, y से 1 मीटर दूर है। तो यहां पर अगर हमने बोल दिया इस तरीके से, तो क्या हो गया बच्चे, देखो ये एटम की पोजीशन आ गई, तो यहां से इसकी डिस्टेंस 2 होगी और y के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, 1 होगी। तो या तो मेरे को 2r चाहिए थे, या हम एक r और एक एंगल से कर ले, लेकिन ये 2D के अंदर है। लेकिन हमें जब 3D के अंदर एक रूम की हम बात करें, तो वहां पे एक एंगल से काम नहीं चलेगा, एक हमें x एक्सिस के अलोंग एंगल चाहिएगा, एक y, या दूसरा हमें z डिग्री, z एक्सिस के। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट वेव फंक्शन। तो बोला कि जो ये वेव फंक्शन है, ये 3 चीजों से बन के 2 चीजों से बना है। फर्स्ट, इसको हम ऐसा लिखते हैं r, यहां पे एक बड़ा थीटा, इस तरीके से काई, ये फाई। तो क्या है, जो ये वेव फंक्शन है, इट इज जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास 3 फंक्शंस का, तो ये बोल दिया कि दिस वेव फंक्शन साई इज प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस। तो ये आर वाला फंक्शन है, ये आर वाला जो फर्स्ट था, इसको हम बोल देते हैं रेडियल पार्ट या रेडियल वेव फंक्शन, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो गया हमारे, तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर पार्ट या एंगुलर वेव फंक्शन। कहने को लगे जो कंप्लीट वेव फंक्शन है, ये कंप्लीट वेव फंक्शन है, इसके अंदर 2 का प्रोडक्ट है, एक रेडियल वेव फंक्शन का और एक एंगुलर वेव फंक्शन का, या इस वेव फंक्शन के 2 पार्ट है, एक रेडियल पार्ट है और एक एंगुलर पार्ट है। अब देखो हमने एक और पॉइंट कवर किया था कि ड्यूरिंग सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन some constants are obtained or used। तो क्या पता था कि हमें कुछ कांस्टेंट मिले थे जिसको हमने NLM से रिप्रेजेंट किया था। तो हमें पता चला कि जो ये R है, जो ये रेडियल वेव फंक्शन है, ये 2 कांस्टेंट पे डिपेंड करता है N और L की वैल्यू के ऊपर, कि इनकी वैल्यू चेंज होती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज। The wave function या R ऐसा लिख सकते हैं, वेव फंक्शन, ठीक है, वेव फंक्शन R डिपेंड्स अपॉन N and L वैल्यू, एंड द वेव फंक्शन, ये थीटा
थीटा डिपेंड्स अपॉन L and M value, and this phi depends upon M value. और हमने क्या बोला था, इन N L M को हमने बोला था क्वांटम नंबर्स, एंड दीज N L M constants are called क्वांटम नंबर्स. क्वांटम इन्हीं को बोला था. तो अब क्या लिखा, तो हमने क्या किया कि इस R की वैल्यू इस पे डिपेंड करती है ये, क्योंकि ये R हमें क्या बताता था, ये हमें बताता था साइज के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हमारे पास, ये हमें बताता था डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बताता इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास जो ये थीटा ये और ये काई, इन दोनों को जब हम करते हैं तो अभी हमें पता चलेगा ये उसकी ओरिएंटेशन बताता है और शेप के बारे में बताता है. ये डिस्टेंस के बारे में, ये किसके बारे में बताता है, डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस या साइज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. और ये जो है ये हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल की, उस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन क्या है, यानी कि वो किस एक्सिस, किस डायरेक्शन में, किस एंगल पे प्रेजेंट है, और उसके शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देता था ओवरऑल. तो हम इस ओवरऑल इस साई आर आर को क्या लिख सकते हैं, साई आर थीटा फाई इज इक्वल्स टू आर एन कोमा एल आर, ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में बनाते हैं. यहां पे इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, ये थीटा इसके साथ एल कोमा एम थीटा काई, यहां पर केवल एम फाई. तो ओवरऑल हम इस वे से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एक कंप्लीट वेव फंक्शन को, किसके अंदर, 3D के अंदर, स्फेरिकल के अंदर. क्योंकि यहां पर एक एंगल और एक डिस्टेंस की हमें रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर स्फेरिकल है तो किसी भी साइड में हो सकता है, मतलब तो क्योंकि तो यहां पर पोजीशन पता चलेगी 2D के अंदर. 3D के अंदर हमें 2 एंगल्स की रिक्वायरमेंट होती है. अगर ये हम लिख चुके हैं, तो यहां से हमें पता चला कि अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है, और ये तो इनका जो प्रोडक्ट है इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेव फंक्शन, क्या इंफॉर्मेशन देता है. तो हमारे पास आता है रेडियल वेव फंक्शन, इसको हमने क्या लिखा, आर, इस तरीके से आर आर इज इक्वल्स टू आर एन एल आर. इसको सिस्टमेटिक वे से ऐसा लिख सकते हैं. तो अब ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूक्लियस. देखो क्या बताता है, ये बताता था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में. इसलिए हमने जब 2s या 3s बनाया तो हमने देखा था 2 एरिया आएंगे डॉट जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा किसी भी डायरेक्शन के अंदर, तो वहां पे रेडियल नोड आ गया था. तो फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूक्लियस एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, its value depends upon two quantum numbers n and l, and it give information about size of orbitals, कि किसका कितना बड़ा साइज होगा. क्योंकि हमने n के रिस्पेक्ट में देखा था कि न्यूक्लियस है यहां पर, तो ये फर्स्ट क्या हो गया, k सेल, n की वैल्यू 1, फिर n की वैल्यू यहां पर 2, फिर इसके बाद क्या आया था n की वैल्यू 3, k l m, k सेल, l सेल, m. तो इसमें 1s का साइज छोटा है, उससे बड़ा साइज 2s का, उससे बड़ा साइज 3s का. ये हम देख चुके, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है हमारा साइज बड़ा हो जाता है. तो इसने बताया था, इससे हमें पता चला है कि n की वैल्यू से क्या है. ऐसे ही क्योंकि इन सभी के लिए n की वैल्यू क्या है, 1 2 3, लेकिन इन सब के लिए l की वैल्यू तो 0. ऐसे अगर मैं 2p और 3p की बात करूंगा तो हमें पता है 3p का साइज बड़ा होगा 2p से. क्यों, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू बड़ी है. देखो यहां पर बड़ी किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू, n
ग्रेटर एन वैल्यू, यहां पर एन की वैल्यू ज्यादा, इसके लिए एल की वैल्यू दोनों में कैसी है, एल की वैल्यू दोनों में सेम है। यहां पर भी एल की वैल्यू दोनों में सेम है, 0, एस के लिए 0 0 0, एन की वैल्यू बढ़ गई तो 2 पे डिपेंड करता है हमारे पास ऐसा। अगर हमने 3s और 3p में किया, 3s 3p में साइज किसका बड़ा है, कहां पे होगा, तो हमें पता चला है एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। तो हमने देखा था कि एन की वैल्यू तो सेम है, एन की वैल्यू तो सेम है, यहां पर एन की वैल्यू कैसी है, सेम 3 3, लेकिन एन की वैल्यू 0 और एल की वैल्यू 1, तो हमने इसको ऐसा बताया था। तो ये हमें एनर्जी के बारे में बताता था या साइज के बारे में बताता था। तो ये कंप्लीट रेडियल वेव फंक्शन को हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे एग्जाम में केवल डेफिनेशन आएगी तो हमें ऐसा लिखना है, और जहां पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी उसको हम बोल देंगे वहां पे एक नोड है, यानी कि वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, 0। फिर इसके बाद आ जाता है एंगुलर वेव फंक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन देखो क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ थीटा थीटा, यहां पर L, M एंड काई M फाई, द प्रोडक्ट ऑफ थीटा L M थीटा एंड काई M फाई इज कॉल्ड एंगुलर वेव फंक्शन। Angular wave function, it gives information about the shape and orientation of orbitals, या इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल वहां वो एरिया होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शंस गिवन बाय टू एंगल्स थीटा एंड काय। तो कह रहा है कि कहां पर होगा, इसकी ओरिएंटेशन कैसी है, तो या किस पे डिपेंड करेगी ओरिएंटेशन, एक्स पे है, वाई पे है, जेड पे है, बिटवीन एक्स वाई है। तो 3D के अंदर में पता है कि 2 एंगल की रिक्वायरमेंट, तो बोला कि इनकी वैल्यू क्या होगी, डिपेंड्स करेगी किस पे, डायरेक्शन गिवन बाय 2 एंगल थीटा एंड पाई। तो ये डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करेगा। इट्स वैल्यू आल्सो depends upon two quantum numbers, depends upon value of two quantum numbers L and M। देखो L बताता था शेप के बारे में, या एक लाइन और लिख सकते हैं, इट टेल्स अबाउट शेप, और ये क्या बताता था, उसकी ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये क्या बताता था, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कैसे, देखो m की वैल्यू, अगर मैंने बोला p, एक चीज आपने ध्यान रखनी है बच्चे, मैं कभी कभी सेल बोल देता हूं, फिर सब सेल बोल देता हूं, या मैं क्या बोल देता हूं, ऑर्बिटल्स। अब एक चीज ध्यान देना एक बार आप लोग, कि हम ऐसा बना रहे हैं, ये न्यूक्लियस, यहां पर इस न्यूक्लियस के बाद हमने इसको बोल दिया फर्स्ट सेल या के सेल। इसके लिए n की वैल्यू 1 है, जिसको हमने बोला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। देखो इसके अंदर हमने बोला कि S और P सब सेल्स प्रेजेंट है, या मैं ये बोल सकता हूं कि इसके अंदर S और P ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। देखो ये ध्यान देना, जैसे इस तरीके से n की वैल्यू 1 हो गई। अब जब n की वैल्यू 1 होती है तो यहां पर L होता है n-1, तो n की वैल्यू होती है n-1, तो ये n-1 कितना, 0, और जब L की वैल्यू 0 उसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। इस S को मैं सब सेल बोल सकता हूं एक, या इसको मैंने एक ऑर्बिटल बोल सकता हूं, S ऑर्बिटल। देखो अगर न्यूक्लियस के सेकंड अगर हमने बात की, यहां पर एक और यहां पर सेल हो गई ये वाली, तो ये हो गई हमने बोला सेकंड सेल। इसके लिए K से रिप्रेजेंट नहीं, K इसको हमने L से रिप्रेजेंट किया, और यहां पर n की वैल्यू होती है 2। ये क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो
इसके अंदर हमने बोला कि दो सबसेल है या इसमें ऑर्बिटल्स, क्योंकि क्वांटम नंबर्स जो हमें देते हैं, क्वांटम नंबर्स हमें बताते हैं, गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल्स। हम ऐसा यूज करते हैं, शुरू में भी हमने वर्ड किया था ऑर्बिटल्स ऑलवेज, सेल सबसेल नहीं, हम क्या बोलते हैं ऑर्बिटल्स, क्योंकि ऑर्बिटल्स वो एरिया है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, वेयर प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो देखो हम सबसेल ना यूज करके हम ऑर्बिटल्स डायरेक्ट बोल सकते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में, इस सबसेल ऑर्बिटल में? देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आया, इसके अंदर बोला कि दिखने में एक है, इसके अंदर दो चीजें और है, दो सबसेल और है। देखो इनको अब L की वैल्यू क्या होती है n-1, और ये n की वैल्यू वेरी करती है 0 to n-1। तो ये 0 to n-1 था, तो बेटर लिख देते हैं ऐसा, क्योंकि हमने क्वांटम नंबर्स में भी किया था। इसकी वैल्यू होती है 0 to n-1, तो n-1 0 तो 0 ही आया था। 0 to n-1 क्या वैल्यू आई थी? देखो 0 to n-1, तो एक 0, n-2 1, तो दो वैल्यू आ गई। तो हमने बोल दिया कि अब इसके अंदर दो सबसेल्स होंगे। क्या होंगे? दो सबसेल। इसको जब 0 तो इसको बोलते हैं S, इसको 1 आती तो क्या बोलते हैं P। अब हमने क्या बोल दिया, इसको P सबसेल बोला है। P का मतलब एक सबसेल है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक है तो ये केवल एक ही है, इस तरीके से। देखो इस तरीके से P, इसको सबसेल बोल दिया था। अब हमें क्या पता चला कि इसके बाद जब हमने M की वैल्यू निकाली, M की वैल्यू, तो M ने बताया कि जो ये P एक सबसेल है, एक्चुअली में क्या है, इसमें 3 पार्ट है। क्या? तो जो P है इसकी शेप स्फेरिकल है ऐसा, या इफ देखो इसको आप बाद में बना देते हैं, इसको भी बना देते हैं बाद में। तो क्या बोला कि S की शेप स्फेरिकल होती है, P की होती है डम्बल, ये ऐसी डम्बल शेप। लेकिन अब ये 3 अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है, X में, Y में या Z में। जैसे X में हो गया, अब ये वाला इस तरीके से Y में हो गया, या ये इस तरीके से Z में। ओवरऑल अब ये है तो P, यानी कि एक P में डंबल शेप हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है Y के अलोंग, ये Z के अलोंग हो सकती है हमारे पास। तो अब इसी को ओवरऑल एक हम P ऑर्बिटल ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये एक S को रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन ये X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन, Z डायरेक्शन, इसकी इंफॉर्मेशन हमें दी थी M ने बोला कि इसके लिए तो जब मेरे पास S है तो S के लिए भी M की वैल्यू क्या होती है? 0। लेकिन यहां पर इस P वाले के लिए M की वैल्यू 3 होती है, -1, 0 और +1। ये M बताता था कि किस ओरिएंटेशन के ऊपर है। तो -1 का मतलब वो px ऑर्बिटल है, x डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी है। 0 का मतलब ये क्या हो गया? z डायरेक्शन में हो गया, इस तरीके से pz डायरेक्शन हो गई। ये क्या है? px डायरेक्शन में, ये pz में, और ये py में। यानी कि अभी 3 हो गए, px, py, pz। तो अब हुआ क्या कि सबसेल को हमने बोल दिया कि इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं। इस तरीके से 3 p हो सकते हैं, जिनकी अलग अलग क्या होगी? डायरेक्शंस होंगी। तो देखो ओवरऑल इस p सबसेल, ये क्या है? px ऑर्बिटल, py, pz। इस सबसेल का मतलब हो गया, जनरली आप इसको p सबसेल बोल सकते हो। अब p सबसेल या p ऑर्बिटल, आपको केवल ध्यान देना है कि जब आप p ऑर्बिटल बोलते हो तो आप एक की बात करते हो, px, py, pz आप रिप्रेजेंट करते हो, कौन सा p वाला है। या जब आप p सबसेल की बात करते हो, इसका मतलब आप 3 p ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हो। p सबसेल का मतलब वहां पे p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो अरे है तो इसके अंदर 3 p ऑर्बिटल्स ना, इसमें क्या है? 3p ऑर्बिटल्स, जहां पे हम कंबाइंड बात करते हैं, यहां पर कंबाइंड, यहां पर क्या बात करते हैं? केवल एक p ऑर्बिटल की, इधर px, py या pz। इंडिपेंडेंट यहां पर क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट। कौन सा p? तो ओवरऑल अगर हमने देखा कि सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, अरे सबसेल का मतलब क्या है? अरे उसके अंदर 3 p ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देता है कि उसमें 3 है हमारे पास ओवरऑल सभी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ओवरऑल जब हम सबसेल बोले या ऑर्बिटल बोले तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो कंफ्यूज ऑर्बिटल इसके रिस्पेक्ट में हम लिखते हैं आपके लेवल पे कि m आ गया तो px, py, pz। अदरवाइज इस सबसेल में 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं। और वो 3 p ऑर्बिटल्स किस में हो जाएंगे? देखो 3 p ऑर्बिटल्स 1 1, ये सारे के सारे इस सेकंड क्वांटम नंबर, यानी कि जो सेकंड एनर्जी लेवल है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये क्या है? इसके अंदर मैं ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में बोलूं तो ये तो 1 सेल है,
उसके अंदर 2 सबसेल्स होंगी एस या पी। अगर मैं टोटल ऑर्बिटल्स के बारे में बात करूं तो टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, 1 एस और 3 पी, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। या आप डायरेक्ट आप एस और पी ऑर्बिटल बोल सकते हो, या क्या बोल दिया, एस या पी सबसेल। ये कॉम्बिनेशन में रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, इसका मतलब अंडरस्टैंड है कि उसके अंदर 3 पी ऑर्बिटल्स होंगे इस एक पी सबसेल में। तो ओवरऑल हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है किसकी, ऑर्बिटल्स की, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स क्या थे, जहां पे एरिया या प्रोबेबिलिटी थी जहां इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा था। तो ये था हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है और एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रोबेबिलिटी कर्व्स देखेंगे कि रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स, क्योंकि हम अगर ग्राफ बनाए तो कैसे प्लॉट करेंगे हमारे पास जो साई है या साई स्क्वायर है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करें। लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि ये जो साई आर थीटा एंड फाई है, इसको अगर हम बोले तो इट रिप्रेजेंट ऑर्बिटल, इट रिप्रेजेंट ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा कंप्लीट वेव फंक्शन, क्योंकि हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑर्बिटल्स के बारे में, क्योंकि आर के अंदर ये एन एल एम सभी वैल्यू हमें मिलती है और इनसे हमें ऑर्बिटल्स के बारे में पता चलता है। तो यहां पे एंड दिस कंप्लीट वेव फंक्शन रिप्रेजेंट ऑर्बिटल।